तारीख थी 27 जून 1976। जैसे ही फ्रांस की फ्लाइट संख्या 139 की एयरबस संख्या A300 के अपहरण की खबर पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी, पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल था। प्रधानमंत्री याक रॉबिन और रक्षा मंत्री शिमोन पेरेज ने आनन फानन में कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर थी। फ्रांस की एयरबस से इजराइल का क्या संबंध था और क्या हुआ बंधकों का, और इस दिलचस्प घटना को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी का एक विशेष कार्यक्रम अपूर्व गाथाएं, जिसके अंतर्गत हम किसी महान व्यक्तित्व या किसी साहसिक घटना के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ऐसी सत्य घटना आप आगे भी देख सकें। आज हम 27 जून के घटनाक्रम के विस्तार की ओर चलते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि फ्रांस की एयरबस संख्या A300, जिसको इजराइल के तेल अबीब से पेरिस के लिए उड़ान भरनी थी, इस फ्लाइट को एथेंस होते हुए पेरिस जाना था, जिसमें 248 यात्री सवार थे और चालक दल के 12 सदस्य थे। तेल अबीब से उड़ान भरने के बाद यह फ्लाइट एथेंस पहुंची, जहां से इसमें 58 यात्रियों को और सवार होना था। उसके बाद इस एयरबस ने दोपहर 12 बजे पेरिस के लिए उड़ान भरी। एथेंस से बैठने वाले 58 व्यक्तियों में 4 आतंकवादी भी शामिल थे, जिनमें 2 आतंकवादी थे PFLP यानी कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, और 2 आतंकी थे जर्मन रिवोल्यूशनरी सेल के मेंबर थे। एथेंस से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। यात्रियों में घबराहट फैल गई। यात्रियों ने क्रू मेंबरों को गन पॉइंट पर आदेश दिया कि वह प्लेन को लीबिया के बेंगाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड कराएं। आतंकियों ने बेंगाजी एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्लेन में फ्यूल भरने की मांग की, जिसके लिए हाई कमान से आदेश लेने में काफ़ी समय लग गया, और इस दौरान एक ब्रिटिश मूल की यहूदी महिला यात्री पैट्रिशिया मॉर्टेल, जिसको लेबर पेन शुरू हो गया था, उसको रिहा करना पड़ा। 7 घंटे के लंबे इंतजार के बाद विमान में फ्यूल भरा गया, जिसके बाद आगे की यात्रा शुरू हुई और 28 तारीख की शाम को 3 बजे विमान युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर उतरा। एंटेबे हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद अपहरणकर्ताओं की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई थी, यानी अन्य अपहरणकर्ता जो युगांडा के थे और युगांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति इदी अमीन के खास आदमी थे। यहाँ पर यात्रियों को एयरपोर्ट से ट्रांजिट हॉल ले जाया गया, जहाँ उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया। इदी अमीन खुद बंधकों से मिलने आए और उन्होंने बंधकों को भरोसा दिलाया कि वह सभी पक्षों से आपकी रिहाई के लिए बात कर रहे हैं और आपको जल्द रिहा कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति अमीन का यह एक दिखावा था, क्योंकि इस सारे घटनाक्रम की प्लानिंग की उन्हें पहले से जानकारी थी, और इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने एक मांग पत्र तैयार किया, जिसके अनुसार उन्होंने इजराइल की सरकार से $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की, और तरे पर फिलिस्तीन के आतंकवादी या फिलिस्तीन के समर्थक आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 30 जून की शाम तक मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 1 जुलाई 1976 के बाद बंधकों की हत्या करना शुरू कर दिया जाएगा। इजराइल की सरकार पसोपेश में थी। बड़ी विकट परिस्थिति थी, क्योंकि अधिकांश बंधक इजरायली ही थे। इजराइल की कैबिनेट में गहन चर्चा हुई और विचार किया गया कि अंततः फैसला हुआ कि कूटनीति से समाधान खोजा जाए, जिसके लिए अपहरणकर्ताओं से 4 दिन की समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा जाए। अब जरा देखते हैं कि इधर युगांडा में क्या चल रहा था। युगांडा में 29 जून 1976 को सभी बंधकों को अलग अलग 2 ग्रुप में बांटा गया, यहूदी और गैर यहूदी। और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जो गैर यहूदी हैं उनको शायद रिहा कर दिया जाएगा, और जो यहूदी हैं उनको कत्ल कर दिया जाएगा। सभी के पासपोर्ट, दूसरे कागजातों की गहन जांच करने के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया।
यहूदी बंधकों को एक अलग हॉल में रखा जा रहा था और गैर यहूदी बंधकों को एक अलग हॉल में। फ्रांस और इजराइल मूल की दोहरी नागरिकता प्राप्त एक महिला बंधक, जिन्हें गलती से गैर इजरायली ग्रुप में भेज दिया था, उन्होंने अपने इजरायली लोगों के साथ मरना स्वीकार किया और स्वेच्छा से स्वयं ही यहूदी ग्रुप में चली गई। 30 जून को 48 और गैर इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया गया, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग, बच्चे और स्त्रियां थीं। उनको रिहा किया गया। उनको फ्रांस की बोइंग 747 के द्वारा पेरिस भेज दिया गया। 1 जुलाई को इजराइल सरकार द्वारा आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी। उधर ईदी अमीन ने भी आतंकवादियों को समझाया और आतंकवादियों ने बंधकों की रिहाई का समय 4 जुलाई तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही 100 और गैर यहूदी बंधकों को रिहा कर दिया गया। चालक दल के 12 फ्रांसीसियों ने यात्रियों के प्रति अपने कर्तव्य बोध के कारण रिहा होने से इनकार कर दिया। अब बंधकों की संख्या 106 थी, जिनमें 84 इजराइल थे, 10 युवा फ्रांसीसी थे और 12 चालक दल के सदस्य थे। समय बहुत तेजी से बदल रहा था। प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और रक्षा मंत्री शिमोन पेरेज के सामने बड़ी विकट परिस्थिति थी। सैन्य समाधान खतरनाक हो सकता था, क्योंकि 2500 किलोमीटर दूर सैन्य कार्रवाई की सफलता की संभावना बहुत कम थी। लिहाजा राजनीतिक प्रयासों को तेज करने का विकल्प चुना गया। राजनीतिक प्रयासों में तेजी लाई गई और इजराइल से सेवानिवृत्त IDF अधिकारी बारूक बारलेव ईदी के बड़े खास आदमी थे, जो उनको बहुत सालों से जानते थे। उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और अमीन को कई बार फ़ोन पर बात की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इजराइल सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात से भी संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वह किसी भी तरह ईदी अमीन को बंधकों को रिहा करने के लिए राजी करें। मिस्र की सरकार ने युगांडा सरकार और PLO के अध्यक्ष यासर अराफात से बंधकों को रिहा करने की सिफारिश की। यासर अराफात ने भी एक प्रयास किया और उन्होंने अपने एक राजनीतिक सहयोगी हानी अल हसन को अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने के लिए विशेष दूत के रूप में युगांडा भेजा, जबकि PFLP के अपहरणकर्ताओं ने यासर अराफात के उस विशेष दूत से मिलने से ही इनकार कर दिया। इजराइल सरकार एक तरफ राजनीतिक समाधान ढूंढ रही थी, तो दूसरी तरफ मेजर जनरल यकुतिल एडम और ब्रिगेडियर जनरल डैन सोमनीन सैन्य ऑपरेशन की योजना पर काम कर रहे थे। 3 जुलाई 1976 को आतंकवादियों के द्वारा दी गई मोहलत समाप्त होने को थी। सभी कूटनीतिक राजनीतिक प्रयास विफल हो रहे थे। इजराइल सरकार की व्याकुलता 7वें आसमान पर थी। कैबिनेट ने फैसला किया कि आतंकवादी कैदियों को छोड़ने का मतलब होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देना। लिहाजा 3 जुलाई शाम को 6:30 पर सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई और ब्रिगेडियर जनरल डैन सोमनॉन को ऑपरेशन कमांडर की जिम्मेदारी दी गई। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जो कि बाद में ऑपरेशन योनातन के नाम से मशहूर हुआ। योजना को फाइनल करने का समय था। IDF और मोसाद के सामने सबसे बड़ी प्रश्न था कि योजना का कार्यान्वयन किस तरह किया जाए। पहले विचार किया गया कि इजरायली विमानों में ईंधन भरने का कोई इंतजाम किया जाए। लॉकहीड C-130 हरकुलिस विमानों में ईंधन भरने के लिए किसी पूर्वी अफ्रीका देश की मदद चाहिए थी, जिसका उपयोग वे एंटेबी के रास्ते में करना चाहते थे। इजराइल के सामने बड़ी चुनौती थी कि किस अफ्रीकी राष्ट्र को चुना जाए जो इजराइल की मदद करने को तैयार हो सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई भी अफ्रीकी देश युगांडा और फिलिस्तीन से टकराहट लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। फिर बाद में केन्या को चुना गया, क्योंकि केन्या और इजराइल के मध्य रिश्ते अच्छे थे और केन्या की सहायता के बिना यह मिशन आगे नहीं बढ़ सकता था। इजरायली सरकार ने IDF टास्क फोर्स को केन्या के हवाई क्षेत्र को पार करने और वर्तमान में जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इजरायली विमानों में
ईंधन भरने के लिए केन्या से अनुमति मांगी। केन्या के राष्ट्रपति तत्काल कोई निर्णय लेने में असमर्थ थे। इसके लिए मोसाद ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख सर मॉरिस ओल्डफील्ड के माध्यम से केन्या के तत्कालीन कृषि मंत्री ब्रूस मैकेंजी से संपर्क किया। ब्रूस मैकेंजी ने केन्या के राष्ट्रपति जोमो केन्याटा को ऑपरेशन से पहले मोसाद को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देने और हवाई अड्डे तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए राजी कर लिया। इसके अलावा केन्या के ब्लॉक होटल चेन के यहूदी मालिक ने नैरोबी में यहूदी इजरायली समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ केन्या के राष्ट्रपति जोमो केन्याटा को इजरायल की मदद करने को मनाने में अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का भी इस्तेमाल किया। विमान में ईंधन भरने का प्रबंध हो चुका था। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि इजरायली सेना को एंतेबे हवाई अड्डे का लेआउट मालूम नहीं था। इसके लिए मोसाद ने रिहा किए गए यात्रियों से पेरिस में एक विस्तार से जानकारी इकट्ठा की और उसके आधार पर बंधकों के ठिकाने, अपहरणकर्ताओं की संख्या, उनके पास हथियारों की संख्या का डेटा तैयार किया। इसके अलावा एक इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनी सोलेल बोनेह, जिसके युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे के उस टर्मिनल का निर्माण किया था जिसमें बंधकों को रखा गया था, उसके इंजीनियरों से मोसाद के एजेंटों ने संपर्क किया और टर्मिनल का लेआउट तैयार किया, जिससे उन्हें ऑपरेशन पूरा करने में बड़ी मदद मिलने वाली थी। इजराइल टास्क फोर्स में लगभग 100 कर्मचारी थे, जिसमें ऑपरेशन ग्राउंड कमांडर जनरल ब्रिगेडियर डैन सोमनॉन और वायुसेना के कर्नल अमी अयालोन के साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू और मेजर मुकी बैत्सर के नेतृत्व में 29 सारेट मटकल के विशेष कमांडो का दल था। सारेट मटकल के कमांडो को हमला करने और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार के हमलों को अंजाम देने में इस यूनिट को विशेष योग्यता हासिल थी। कर्नल मटन बिलानोई के नेतृत्व में पैराट्रूपर्स बल को रनवे को सुरक्षित रखने और साफ रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कर्नल उरीशामी के नेतृत्व में बल को बंधकों की निकासी के लिए मालवाहक विमान C-130 हरकुलिस को टर्मिनल के करीब लाने और बंधकों को विमान में चढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेजर सॉल मोफाज के नेतृत्व में वायुसेना को सारेट मटकल पर किसी भी ज़मीनी आक्रमण को रोकने और हवाई अड्डे पर मौजूद लड़ाकू विमानों को की पूरी स्क्वाड्रन को नष्ट करने का काम सौंपा गया। इस काफिले में 2 बोइंग विमान भी शामिल किए गए, जिसमें एक मेडिकल टीम थी और दूसरे विमान में ऑपरेशन कमांडर याकुतिल सवार थे, जिनको हमले के दौरान एंतेबे हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते हुए आवश्यक निर्देश देना था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद 3 जुलाई शाम को शर्म अल शेख हवाई अड्डे से 5 विमानों के दल ने उड़ान भरी। लाल सागर के ऊपर उड़ान भरते हुए मिस्र, सूडान, सऊदी अरब के रडारों से बचने के लिए ज़मीन से अधिकतम 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जिबूती के पश्चिम से होते हुए इथियोपिया के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यहाँ से केन्या के हवाई अड्डे पर उतरे। वहाँ से ईंधन लेने के बाद सभी विमान विक्टोरिया झील पार करते हुए भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे एंतेबे के हवाई अड्डे पर उतरे। क्योंकि इजरायली एयरफोर्स के पास रनवे का लेआउट नहीं था, इसलिए पहला विमान एक खाई में गिरते गिरते बचा। इजरायली सैनिकों को जानकारी थी कि युगांडा के राष्ट्रपति एक काली मर्सिडीज और एक लैंड रोवर का इस्तेमाल करते हैं। लैंड रोवर काली मर्सिडीज के पीछे चलती है, इसलिए वह अपने एक कार्गो विमान में एक काली मर्सिडीज और लैंड रोवर लेकर आए थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कार्गो के दरवाजे खुले और काली मर्सिडीज और लैंड रोवर को बाहर निकाला गया। वह चाहते थे कि युगांडा की चेक पोस्ट को बाईपास करते हुए वो आगे बढ़ सके, लेकिन जैसे ही कमांडो से भरी ये कार मुख्य टावर की ओर पहुंचने वाली थी, एक युगांडा के संतरी ने गाड़ियों को रुकने का इशारा कर दिया। तभी वह हो गया जो इजरायली सेना की
के प्लान में शामिल नहीं था। एक इजरायली सैनिक ने साइलेंसर युक्त पिस्तौल से वहां मौजूद 2 संतरियों को मार गिराया। अब कमांडोज के आगे बड़ी समस्या आ गई, उन्हें बड़ी तेजी से अपना काम करना था। जल्दी से गाड़ियों के दरवाजे खुले और इजरायली कमांडो भागते हुए टर्मिनल के हॉल में दाखिल हुए और ज़ोर ज़ोर से हिब्रू और इंग्लिश में चीखने लगे, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हम इजरायली हैं। तभी फ्रांसीसी यहूदी बंधक 19 वर्षीय युवक जीन मैक्स मेमोनी हालात को समझ नहीं सका और खड़ा हो गया। मेजर मुकी बैसर ने उसे अपहरणकर्ता समझकर गोली मार दी। एक दूसरा बंधक 52 वर्षीय पॉस्को हैगन भी कमांडो की गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया था। तभी एक जर्मन अपहरणकर्ता विल्फ्रेड बॉश हाल में दाखिल हुआ और इजरायली सैनिकों पर क्लाशिनोव से गोलीबारी करने लगा। इजरायली कमांडो ने बड़ी फुर्ती से खुद को बचाते हुए उसे ढेर कर दिया। इस गोलीबारी में एक बंधक इड़ा बोरोचोविच अपहरणकर्ता के द्वारा मारा गया। अब कमांडो ने हिब्रू में पूछा, बाकी अपहरणकर्ता कहाँ हैं? बंधकों ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। इजरायलियों ने उस दरवाजे पर बहुत तेजी से हथगोले फेंके और उसको तोड़कर अंदर दाखिल हुए और बाकी बचे सभी आतंकवादियों को मार दिया। इस दौरान C-130 हरकुलिस विमानों से बख्तरबंद वाहनों का एक काफिला निकला और इजरायलियों ने लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया ताकि लड़ाकू विमान उनका पीछा न कर सकें। अब इजरायली हमला दल ने बंधकों को विमानों में सवार करना शुरू कर दिया। इसी बीच युगांडा के सैनिकों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। युगांडा के सैनिक कंट्रोल टावर के ऊपर चढ़े हुए थे। इस गोलीबारी में 5 कमांडो घायल हुए और बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान प्रधानमंत्री के भाई योनातन नेतन्याहू की मौत हो गई। इजरायली सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए टावर पर रॉकेट से हमला किया। बंधकों को सवार करने का काम पूरा हो चुका था। योनातन नेतन्याहू के शव को विमान में रखकर इजरायली विमानों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। पूरा ऑपरेशन 30 मिनट चला। 106 बंधकों में से 3 बंधक मारे गए और एक बंधक डोरा बलोच को युगांडा में छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें दम घुटने की तकलीफ के कारण हमले से पहले ही कंपाला के अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। इस तरह 102 बंधकों के साथ केन्या के नैरोबी के रास्ते इजराइल वापस आ गए। इस हमले में अपहरणकर्ताओं सहित 45 युगांडा के सैनिक मारे गए। हमले के समय ईदी अमीन पोर्ट लुइस की राजनीतिक यात्रा पर थे। हमले की जानकारी मिलने पर अमीन गुस्से से भर गया। उसने अपनी सेना के 12 जवानों को इजरायलियों के सहयोग करने के संदेह में मौत के घाट उतार दिया। अब देखते हैं कि डोरा बलोच का क्या हुआ। अमीन के आदेश पर 2 सैनिकों ने कंपाला के अस्पताल जाकर डोरा बलोच को गोली मार दी और सबको कंपाला से 32 किलोमीटर दूर गन्ने के खेतों में फेंक दिया। इजराइल की सहायता करने की सबसे बड़ी कीमत अदा की केन्या ने। क्रोध से भरे अमीन ने युगांडा में रहने वाले हजारों केन्याई लोगों को मारने का आदेश दे दिया। 245 केन्याई नागरिक मारे गए और लगभग 3000 केन्याई विस्थापित होकर युगांडा से भाग गए। ईदी अमीन के आदेश पर युगांडा के एजेंटों ने केन्या के कृषि मंत्री ब्रूस मैकेंजी की 24 मई 1978 को विमान में बम विस्फोट करके हत्या कर दी। ऑपरेशन एंतेबे में केन्या के यहूदी समुदाय की भूमिका के प्रतिशोध के लिए नैरोबी के यहूदी स्वामित्व वाले होटल नॉरफॉक पर 31 दिसंबर 1980 को हमला किया गया, जिसमें कई देशों के 20 से ज़्यादा नागरिक मारे गए। यह थी इजराइल कमांडो और मोसाद की सटीक प्लानिंग और अदम्य साहस की अद्भुत गाथा। इस तरह के अन्य बेमिसाल हस्तियों के साहसिक कारनामे देखने के लिए, जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें। कमेंट्स करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।